नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 124 करेंगे। ओके, और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। ओके, चलिए सवाल करते हैं। अब देखें, आसान सा ही सवाल है ये। कहा यार a/√512 इक्वल्स टू √162/a। यही सवाल है यार, सिंपल सा सवाल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा a गुना a स्क्वायर, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा √512 गुना √162 हो जाएगा 512 गुना 162। अब ये आपको तो पता ही है, 512 होता है 8 का क्यू, यानी 8 गुना 8 गुना 8। 162 है 81 दूना 162। ओके ना। अब यार देखें, a स्क्वायर बराबर ये 8 गुना 8 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। ओके, 81 का वर्गमूल कितना 9, 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल कितना 4। ओके, अब यार अगेन बाएं साइड का स्क्वायर हटाइएगा, दाएं साइड क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। देखें, 8 को क्या आप लिख सकते हो, 8 हो जाएगा 4 दूना यानी कि 2√2। 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 तिया 6 दूना 12√2। ऑप्शन नंबर बी। ओके, आसान सा सवाल था। आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट किया कीजिएगा, इतना नहीं लिखना है, ठीक है। देखें यार, कहा यदि दो पूर्णांक के वर्गमूल का योग, दो इंटीजर हमने मान लिया x और y का, इनके वर्गमूल का योग, वर्गमूल तो x का वर्गमूल √x एंड y का वर्गमूल का, इन दोनों के वर्गमूल का योग है 14 + 8√3। ओके, अब यार देखिए, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो बाएं साइड एक a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी √x का स्क्वायर x, √y का स्क्वायर y प्लस 2√x इंटू बाई √xy हो जाएगा। दाएं साइड स्क्वायर करेंगे, रूट हटेगा, यानी 14 + 8√3। ओके, अब देखें यार, यहाँ पे एक इक्वेशन है और आपको दो वेरिएबल x और y, दो वेरिएबल दिख रहा है। एक इक्वेशन दो वेरिएबल, तो अब आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एक समीकरण से दो वेरिएबल का मान थोड़े ना आप निकाल सकते हैं। यहाँ से अब आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो यहाँ देखें यार, √x/, का कॉफिशिएंट कितना है 2 है, यहाँ √3 का कॉफिशिएंट कितना 8 है, तो कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा 2√x/, बराबर 8√3। अब यार 2 से काटिएगा कितना 4 बार में, रूट हटाना, अगेन दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा, बाएं साइड स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, दाएं साइड स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 तिया 48। अब यार यहाँ पे बच गया x + y, यहाँ पे है 14, तो x + y बराबर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये दो ठो रिजल्ट आ गया, x + y 14, x इंटू y 48। तो ऐसा दो नंबर, देखे एक तो तरीका है कि अलजेब्रिक फॉर्म बन गया तो आप आगे इसको सॉल्व करके x और y निकालिए, नहीं तो छोटा नंबर है, छोटा नंबर है, आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। ऐसा दो नंबर पिक कीजिए जिसको जोड़ने पर 14 गुना करने पर 48, जोड़ने पर 14 गुना करने पर 48। ऐसा दो नंबर कौन, 8 6 14, 8 6 48, यानी x बराबर 8 हो गया, y बराबर कितना 6। अब सवाल में कहा कि दोनों पूर्णांक के वर्गों का योग, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का योग कितना 100। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 60, 150 और 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यार समान शेष बचे ना, समान शेष के केस में आपको पता है इक्वल शेष बचे तो प्रत्येक नंबर को एक दूसरे में से घटाइए। का 60, 150 एवं 285 में भाग देने पर शेष समान बचे, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना है 0, 9 6 15। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए मेरे भाई कितना है
135 का। ओके, अब बड़ी से बड़ी बोला है, बड़ी से बड़ी कहने का मतलब होता है HCF, नाम से ही क्लियर है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी कहने का मतलब होता है HCF। तो 90 और 135 का HCF निकालिएगा, ऑप्शन से देख लीजिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन जो 90 135 दोनों को डिवाइड करता है, दोनों का कौन सा नंबर हो जाएगा, 5 3 1, सही तो है, सही है 5, यहाँ 2 हो जाएगा ना यार, 3 नहीं 2 हो जाए, 5 सही तो है, 5 3 1 सही है। 90 और 135 का आप HCF निकालना या तो ऑप्शन से देख लीजिए, नहीं तो निकाल लीजिए HCF। 9 5 13 55 90, एक बार में 55 5 4 55 आगे आ जाएगा यार, कहीं मिस्टेक है क्या यार, एक बार में 45 0 1 10 पे यार कहीं मिस्टेक हो गया यार। का 60 150 285, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 90 का। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1, सही तो है यार। नब्बे 135 सही है, कहाँ दिक्कत हो गया, 45 से तो कटेगा, 45 दूना 90, 45 या 3 पचे 15, 3 चौक 12 1 13, 135 45 से, यानी इसका HCF आ जाएगा कितना, 45। ऑप्शन से ही ट्राई कर लिए, ऑप्शन नंबर सी। निकालने पे भी तो आना चाहिए था, ठीक है ना, ऐसे भी 45 से दोनों कट ही रहा है। देखिए 90 135, 90 से एक बार 5 9 4 13, सही तो था यार, खत्म आदमी है क्या, 45 दूना 90, HCF कितना 45, सही है। तो बराबर कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 60 150 और 285 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो समान शेष के केस में प्रत्येक नंबर को एक दूसरे में से घटा घटा कर जो आएगा उसका HCF हो जाएगा आंसर। ओके, देखिए कहा राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से फेल हो गया। 40% अंक तो ले ही आया, 20 अंक से फेल हो गया, यानी पास होने के लिए 20 अंक और लाने चाहिए थे। ये फर्स्ट डाटा से पासिंग मार्क्स आ गया। आगे कहा आदित्य 45% अंक लेकर आया और कहा प्राप्त उत्तीर्णांक होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक ले आया। कहा 45% मार्क्स लेकर आया तो पासिंग मार्क्स से 30 अंक अधिक हो गया, यानी अगर 30 अंक कम लाता तो वो पास कर जाता। तो ये सेकंड डाटा से पासिंग मार्क्स, ये फर्स्ट डाटा से पासिंग, दोनों पासिंग या था आपस में बराबर। 40 इधर आके घटेगा 45 में से 5%, 30 इधर आके जुटेगा 50 हो जाएगा। तो 5% 50 तो 1% बराबर कितना 10, 1% 10 आ गया। अब आपसे सवाल पूछा उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक की आवश्यकता है। देखें यार ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, कहीं से निकाल लीजिए, पासिंग परसेंट निकालना है, पासिंग परसेंट निकालना है, यानी सबको परसेंट बनाइए। ये तो ऑलरेडी परसेंट है, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, 40%। देखिए जरा गौर से, यहाँ यार 10 नंबर से कै परसेंट बनेगा, 10 नंबर से 1% बनेगा, तो 20 नंबर से कै परसेंट 2%, तो 40 और 2 42%, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए काम को 45 और 72 दिन में कर देगी। कहा जानकी जो है काम को फिनिश करेगी 45 दिन में और मानसी जो है काम को फिनिश करेगी 72 दिन में। तो 45 और 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा 360, 45 चौक 180, 45 अठे 360, 72 पचे 360। अब आगे सवाल का उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। देखें यार जानकी भाग गई है 33 दिन पहले, मानसी के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी मानसी शुरू से लेकर अंत तक रही है। जानकी काम समाप्त होने से 33 दिन पहले भाग गई। तो मेरे भाई आप बताना जानकी एक दिन में कितना काम, इस तरह का सवाल पहले भी हमने किया था। जो वर्कर काम करके भागेगा, काम करके भागेगा उसका काम घटेगा और जो काम छोड़ के भागेगा उसको जबरदस्ती बुलाइए और जितने दिनों का काम छोड़ के भागी है उतना काम एक्स्ट्रा कराइए। का जानकी जो है ये 33 दिन पहले भाग गई। जानकी एक दिन में 8 काम करती है, 33 दिन में कितना काम कर देगी, 3 × 8 = 24 और 2 = 26 काम।
टोटल 360 काम था, 264 काम छोड़ के भागी, तो 264 काम एक्स्ट्रा कराइएगा तो कितना हो जाएगा 624। अब जानकी को भी आपने बुला लिया, मानसी तो बेचारी अंत तक थी ही, तो अब इस टोटल काम को दोनों मिलकर करेगी। दोनों मिलकर एक दिन में 8 5 13 काम, तो 624 काम कै दिन में दोनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। 13 चौक 52, 13 8 104, 48 दिन। ऑप्शन नंबर बी। एक तो तरीका ये है, ऐसे कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है जो लोग शुरू से नहीं किए हैं, तो आप ऐसे कर लीजिए। सवाल का कुल काम पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, मान लेते हैं टोटल काम टी दिन में समाप्त हो जाएगा। ओके ना, टोटल काम टी दिन में। तो आप बताइए, जानकी 33 दिन पहले भाग गई। यार पूरा काम अगर टी दिन में समाप्त हुआ, जानकी 33 दिन पहले भाग गई, यानी जानकी ने काम किया है कितने दिन, टी माइनस 33 दिन। जानकी एक दिन में 8 काम, टी माइनस 33 दिन में कितना, तो 8 से मल्टीप्लाई। मानसी एक दिन में 5 काम, मानसी शुरू से अंत तक काम की है, यानी कि टी दिन तक काम की है, एक दिन में 5 काम, तो टी दिन में 5 टी काम। दोनों मिलकर काम फिनिश कर दी, कितना 360। सॉल्व करिएगा, टी का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है बात? चलें आगे। दोनों तरीका सही है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। का XYZ कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों में XY और Z में क्रमशः 1/3, 1/2, 1/6 के अनुपात में बांटती है। XYZ में 1/3, 1/2, 1/6 के अनुपात में बांटती है। यदि Z को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपए प्राप्त होते हैं तो Y द्वारा प्राप्त राशि कितना। देखें, अगर इन सब का आप रेशियो लिखेंगे ना, तो आपको पता है कि सबसे पहले तो सर ये फ्रैक्शन में है, तो इसको बैलेंस करके इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। और इंटीजर में चेंज करने का तरीका क्या है, सारा नीचे वाले का एलसीएम, 3 2 6 का एलसीएम कितना 6, 6 से अगर सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 6 एकम 6, यानी x का हिस्सा 2 यूनिट, y का हिस्सा 3 यूनिट, z का हिस्सा 1 यूनिट। z का हिस्सा है 1 यूनिट पर दिया है कितना, 1,76,802 रुपया का। y का हिस्सा ज्ञात करें, y का हिस्सा है 3 यूनिट, तो भाई मेरे 1 यूनिट बराबर 1,76,802 रुपया, तो 3 यूनिट बराबर कितना, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 दूना 6, इकाई स्थान पर एक ही ठो है 6, ऑप्शन ए में। पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत भी नहीं है। चलें आ जाए, देखिए का एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 रुपया निवेश और समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरा निवेश किया। देखें, सवाल कहा क्या कि 8% के दर से 1 साल के लिए 16,000 रुपया निवेश किया है, ठीक है। कहा समान अवधि के लिए, यानी 1 साल के लिए ही 18% के दर से दूसरा निवेश किया है और दोनों निवेश पर उसको कुल 10% का लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि 10% का टोटल ब्याज मिला है। तो निवेश की गई कुल राशि कितना। आपको पता है कि सर जब भी दो ग्रुप का चर्चा करे और एक बात अगर कॉमन करे ना, दो ग्रुप का चर्चा करे एक बात अगर कॉमन करे तो एलिगेशन लगेगा। का 16,000 रुपए जो है इसने 8% के दर से निवेश किया और कुछ पैसे का उसने 18% के दर से निवेश किया और दोनों को मिलाकर टोटल 1 साल में ब्याज मिला है उसको 10% का। ओके, तो भाई मेरे कुछ नहीं करना, इन दोनों का अंतर 10 और 8 का अंतर कितना 2, 18 10 का अंतर कितना 8, छोटा करिएगा तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, यानी कि 8% के दर से निवेश किया गया धन है 4 यूनिट। 8% के दर से निवेश किया गया धन 4 यूनिट पर एक्चुअल में दिया है कितना 16,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना 4,000। 1 यूनिट 4,000 है तो का निवेश की गई कुल राशि कितना, तो 8% के दर से 4 यूनिट निवेश किया, 18% के दर से 1 यूनिट, तो टोटल कितना यूनिट हो गया 5 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 4,000, तो 5 यूनिट बराबर 4 5 20,000, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए का यदि P की आयु की Q की आयु की 2 गुनी है, का P का जो एज है ये Q से 2 गुना है, Q से 2 गुना ओके है, यानी कि प्रेजेंट एज का ये रिलेशन दिया है। का 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष होगा। तो भाई मेरे बस आपको एक चीज बताना है
कि यार रेशियो है कहने का मतलब प्रेजेंट का, था यानी पहले, होगा यानी बाद का, लैंग्वेज को पकड़ना है। का पी की आयु क्यू की दोगुनी है यानी प्रेजेंट का रिलेशन दिया कि प्रेजेंट में पी का एज क्यू से दोगुना है। आगे कहा 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 है। तो यार 5 साल बाद योग 70 है, प्रेजेंट में योग कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 5 साल बाद एज 70 होगा, प्रेजेंट में निकालना है तो 5 साल बाद का एज मालूम है, प्रेजेंट में निकालना है तो पी का भी 5 साल घटेगा, क्यू का भी 5 साल घटेगा, तब ना प्रेजेंट में आएगा। 5 साल बाद दोनों के उम्रों का योग 70, तो प्रेजेंट में उम्रों का योग कितना? पी का भी 5 घटाइए, क्यू का भी 5, 5 और 5 कितना? 10 घटाइएगा तो दोनों का प्रेजेंट एज आ जाएगा कितना? 60 साल। ओके, प्रेजेंट में पी का एज है 2 यूनिट, क्यू का एज 1 यूनिट, तो दोनों का योग कितना? 3 यूनिट बराबर 60, तो 1 यूनिट बराबर कितना? 20। 1 20 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना? पी और क्यू के वर्तमान आयु का योग 3 यूनिट है, और 3 का तो वैल्यू डायरेक्ट 60 दिया था, कोई दिक्कत नहीं था, तो डायरेक्ट 60 साल हो जाएगा। नहीं तो आप बेसिक एकदम करना चाहते, एकदम बेसिक पुअर हैं, तो आप ऐसे कर लीजिए यार कि 3 यूनिट 60 तो 1 यूनिट 20, तो का उम्रों का योग प्रेजेंट में कितना? 2 और 1 3, 1 बराबर 20 तो 3 बराबर 60 साल। ओके, चलिए देखिए, अच्छा सवाल है ये। का ये राज 51 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से एक निश्चित दूरी को 2/1/3 घंटे में तय करता है। 68 के गति से उसी दूरी को, तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपको पता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 51 किलोमीटर पर आवर। कहा 2/1/3, 3 दूना 6 आए, 7/3 घंटा में तय की गई दूरी कितना? तो दूरी बराबर 4 गुना समय, 17 तिया 51, तो ये दूरी आ गया 7 7 49, 7 4 11, 119 किलोमीटर। अब आगे सवाल का 68 किलोमीटर प्रति आवर के गति से उसी दूरी को तय करने में किरण को कितना समय लगेगा? उसी दूरी को यानी कितना डिस्टेंस को? 119 किलोमीटर दूरी को का किरण कितने समय में तय करेगा? तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। चाल है कितना? 68। ओके, 17 चौक 68, 17 सत्ते, अब यार 4 से डिवाइड करिएगा, 1 सही 3/4 घंटा, 1 सही 3/4, ऑप्शन बी। देखिए, कहा दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में है जिसकी आंतरिक परिधि 88 मीटर और बाहरी परिधि 154 मीटर है। मैदान की चौड़ाई निकालना है। देखें यार, ये वृत्ताकार मैदान है, ओके ना। अब कहा रिंग के रूप में है यानी कि समकेंद्रीय वृत्त एक और है, ओके। तो आप बताना मेरे भाई, बड़ा वाला वृत्त का रेडियस कितना होगा? बड़ा वाला वृत्त का रेडियस केंद्र से परिधि को मिलाए तो रेडियस, बड़ा वाला वृत्त का रेडियस कैपिटल आर, छोटा वाला वृत्त का रेडियस कितना? स्मॉल आर। का रिंग का चौड़ाई बताना, ये जो रिंग है ना इसका चौड़ाई बताना, ये वाला चौड़ाई, तो बताना रिंग का, ओहो ये रेडियस कैपिटल आर है, रिंग का चौड़ाई, ये वाला रिंग जो है इसका चौड़ाई क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर रिंग का चौड़ाई होगा बड़ा वाला आर माइनस बड़ा वृत्त के रेडियस में से छोटा वृत्त का रेडियस घटा दीजिएगा, तो ये वाला भाग नहीं आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बड़ा वृत्त के रेडियस कैपिटल आर में से छोटा वृत्त का रेडियस घटा दीजिएगा तो रिंग का चौड़ाई आ जाएगा। यानी आपसे इसका वैल्यू पूछा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, बस यही समझना था। तो ये चीज तो आपको माइंड में ही रखना है, रिंग का चौड़ाई यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू पूछा है। देखें यार, का आंतरिक परिधि 88 मीटर और बाह्य परिधि 154 मीटर, तो यार बाह्य वृत्त का रेडियस कैपिटल आर है तो परिधि हो जाएगा 2 पाई आर माइनस आंतरिक वृत्त का रेडियस है स्मॉल आर तो परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, और इन दोनों का अंतर कितना? 154 में से 88 घटाइएगा, ओके 2 पाई दोनों जगह है तो 2 पाई कॉमन कर लीजिए, 2 पाई का वैल्यू 22/7, अंदर आर माइनस आर हो जाएगा। 154 में से 88 गया, कितना बचेगा? 66 क्या? यस, तो 22 तिया 66, तो आर माइनस आर बराबर क्रॉस कीजिएगा तो 7 तिरिक 21, 2 बट्टा में आ जाएगा तो 21/2 यानी कि 10.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। समझ गया ना? चलिए, रिंग का चौड़ाई कहने का मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है। देखिए, का तिर्यक ऊंचाई 2l, रेडियस r/2, शंकु का कुल पृष्ठ एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है।
तो शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे ये शंकु है, ये शंकु का वक्र पृष्ठ एरिया है, ये कर्व के आकार का जो भाग है ना ये वक्र पृष्ठ एरिया है। और नीचे शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार। तो वक्र पृष्ठ एरिया में वक्र पृष्ठ एरिया कितना, पाई आर एल। वक्र पृष्ठ एरिया में अगर आधार का एरिया जोड़ दीजिएगा, आधार कैसा, शंकु का, वृत्ता का, तो आधार का एरिया यानी कि वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिएगा। वक्र पृष्ठ एरिया में अगर आधार का एरिया जोड़ दीजिएगा तो ये शंकु का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब भाई मेरे पाई आर कॉमन कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए ऐसे ही। पाई रेडियस है कितना, रेडियस है r/2, तो r के जगह रेडियस के जगह r/2। एल तिर्यक ऊंचाई है कितना, 2l प्लस पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस r/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो r स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, 4। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई मेरे। पाई आर दोनों जगह कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर में यहाँ बच जाएगा एल, यहाँ से पाई आर कॉमन कीजिएगा तो बचेगा, 2 आर है ना, तो पाई आर कॉमन कीजिएगा तो 1 आर बचेगा, बट्टा में 4 पाई आर एल प्लस r/4, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर पर आवर की गति से 1 किलोमीटर चलती है और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर के गति से चलती है। रेलगाड़ी की औसत गति कहा कि 1 किलोमीटर जो है 240 के गति से चलती है, अगला 1 किलोमीटर 80 के गति से, यानी कि डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल की है ना यार। कहा इस देखें नजरे सामने प्लीज। कहा ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो है इसने 240 किलोमीटर के चाल से गई है और अगला 1 किलोमीटर दूरी जो है इसने 80 किलोमीटर पर आवर के गति से तय किया है। तो उसका एवरेज स्पीड, आप लोग को पहले भी हमने बताया, अगर 2 इक्वल डिस्टेंस को 2 अलग अलग चालों के द्वारा तय कीजिएगा तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 2x बाई, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 2x बाई बट्टा x प्लस बाई 240 प्लस 80 कितना 320। काटा पीटी मचा दीजिए, 8 चौक 32, 4 6 4 छक 24, 60 बार में तो 60 दूना 120, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक त्रिभुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समानांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। देखें यार ये ट्रायंगल है, ओके, और का एक समानांतर चतुर्भुज है। का दोनों का एरिया समान है। दोनों का एरिया क्या है, लिखा है यहाँ पे आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले, यानी कि दोनों फिगर का एरिया सेम है। का त्रिभुज का जो बेस है ना वो समानांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। किसके आधार का, समानांतर चतुर्भुज के आधार का, समानांतर चतुर्भुज के आधार का। तो का वाला वैल्यू हमेशा नीचे रहता है, समानांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है, यानी समानांतर का, तो का वाला नीचे, यानी समानांतर चतुर्भुज का आधार 3 है तो ट्रायंगल का आधार कितना हो जाएगा 1। का समानांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज की संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, त्रिभुज की संगत ऊंचाई का अनुपात। देखें यहाँ ट्रायंगल का हाइट मान लेते हैं h है, ट्रायंगल का हाइट कितना है h है, कैपिटल स्मॉल कुछ भी मान लीजिए, इसका हाइट हमने मान लिया स्मॉल h। तो आप बताएं ट्रायंगल का बेस मालूम, हाइट मालूम, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। समानांतर चतुर्भुज का बेस मालूम, हाइट मालूम, तो समानांतर चतुर्भुज का एरिया बेस इंटू हाइट। और इसने बोला दोनों का एरिया क्या है, दोनों का एरिया समान है। अब यार देखें स्मॉल h इधर आ जाएगा तो h बट्टा स्मॉल h बराबर 3 दूना 6, क्रॉस कीजिएगा तो 3 दूना 6 बट्टा 1 हो जाएगा। क्लियर है बात, रेशियो आ गया 6:1 का, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखें ये दिया है x बराबर a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा और y बराबर दिया है a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा। वैल्यू उधर सेकंड पेज में पूछा है, यहाँ से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या होगा।
तो देखें यार यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए। वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 0, 90, 30, 60 जो मर्जी वो ले लीजिए, पर सेक 10 है तो 0, 90 ले नहीं सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट आ जाएगा। देखें जब भी वैल्यू पुटिंग कीजिएगा ना, ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुट कर रहे हो या एलजेब्रा वैल्यू पुटिंग से बना रहे हो, बस आपको एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा वैल्यू मत ले लीजिएगा जिससे कि रिजल्ट इनफाइनाइट आ रहा हो। उसके अलावा जो दिल करे वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 0, 90 नहीं ले सकते तो ले क्या सकते हैं 45, 30 डिग्री, 60 डिग्री जो मर्जी वो ले लीजिए। तो यहाँ पे थीटा अगर 45 लीजिएगा तो आप बताना सेक 45 क्या होता है, √2, तो ये √2a हो जाएगा प्लस tan 45 1, तो a गुना b कितना b, तो x का वैल्यू आ गया आपके पास √a प्लस b। यहाँ tan 45 कितना 1, तो a प्लस सेक 45 कितना √2, तो √2b, तो y का वैल्यू आ गया a प्लस √2b। अब यार आपको बोला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो एक तो तरीका क्या है कि आप इन दोनों को जो, चूंकि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x प्लस y इंटू x माइनस y होता है, तो x प्लस y निकाल लीजिए और x माइनस y निकाल लीजिए, काम आसान हो जाएगा। और ऐसे भी आसान है यार, सिंपल पुट कर लीजिए ना, x स्क्वायर तो x का वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करेंगे √2a प्लस b का स्क्वायर कीजिएगा तो ये बन जाएगा √2a का स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√ab, ओके, माइनस y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √2b का स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2√2ab हो जाएगा, ओके। अब यार 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2√2ab माइनस a स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस से ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो बचेगा a स्क्वायर, b स्क्वायर में से माइनस 2b स्क्वायर घटाइएगा तो माइनस b स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, का वृत्त a और b की त्रिज्या 4 यूनिट है, a का भी रेडियस 4 है, b का भी रेडियस 4 है, ओके। का यदि बिंदु p जो है a पर स्थित है और बिंदु q b पर स्थित है और दोनों वृत्त एक दूसरे को ठीक एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, का दोनों वृत्त जो है एक दूसरे को किसी पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है, ओके। ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। कहा कि PQ भाग की अधिकतम लंबाई। अच्छा यार एक चीज आप लोगों को पता है कि वृत्त के अंदर सेंटर से गुजरने वाली जो सबसे बड़ी जीवा होती है, केंद्र से गुजरने वाली जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जैसे देखें नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाइएगा, जीवा का लंबाई क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। और एक क्षण ऐसा आएगा जब आप सेंटर से गुजरिएगा ना, सेंटर से जो जीवा गुजरेगी इसका लंबाई सबसे ज्यादा होगा और केंद्र से गुजरने वाली जीवा जो होती है ये सबसे बड़ी जीवा होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर यानी व्यास बोलते हैं। एक बार फिर से, केंद्र से गुजरने वाली जीवा सबसे लंबी जीवा होती है और वृत्त के सबसे लंबी जीवा डायमीटर कहलाता है। सवाल का PQ भाग की अधिकतम लंबाई। अधिकतम लंबाई के लिए आप बताना P जो होगा वो सेंटर के जस्ट अपोजिट साइड में होगा। यहाँ पे ये सेंटर है दोनों वृत्त का, तो P यहाँ पे लेंगे। आपके मन में आएगा, क्योंकि इसने तो क्लियर किया नहीं है कि P कहाँ लेना है। इसने बोला क्या कि P जो है वृत्त A पर स्थित है, तो A पर कहीं भी P पॉइंट ले सकते हैं आप। लेकिन का PQ का मैक्सिमम लंबाई, तो मैक्सिमम लंबाई के लिए सेंटर के अपोजिट साइड में होगा, यहाँ पे Q होना चाहिए। अब ये वाला लंबाई जो होगा PQ का यही मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये रेखा जो है सेंटर से पास हो रही है। आप बताना वृत्त का रेडियस 4 है तो डायमीटर कितना, 8। इसका भी रेडियस 4, डायमीटर कितना, तो PQ का मैक्सिमम लंबाई 8 + 8 कितना, 16। ऑप्शन डी। देखिए का आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका के लिए तो डेटा को जो है बढ़ते क्रम में अरेंज करना पड़ेगा। बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिएगा तो निगेटिव नंबर के केस में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा। जैसे आपसे बोले ये लाइन है, ये 0 है, इसके बाद ये -1, तो 0 से छोटा है -1,
-1 से छोटा -2, जैसे जैसे बाएं साइड बढ़िएगा नंबर छोटा होते जाएगा, दाएं साइड बढ़िएगा नंबर बड़ा होते जाएगा। तो -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा होगा -3। तो निगेटिव नंबर में जो बड़ा होगा वो छोटा होता है, ठीक है, जो छोटा वो बड़ा। तो यहाँ -3 है, -2, -5, सबसे छोटा कौन है? -5। उससे छोटा मतलब -5 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, ओके ना। -2 से बड़ा 0, तो ये हो गया। अब आगे बढ़िए, 1, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा कौन है? 4 बच गया, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 10। अब इसका माध्यिका पूछा है, माध्यिका यानी बीच वाला निकालना है। 3 इधर से छांटिए, 3 इधर से छांटिए, एक ये 4 छट जाएगा, एक 0 छट जाएगा, बीच में बचेगा कितना? 1। ओ माय गॉड, एक तो है नहीं, कहीं दिक्कत है क्या यार? एक बार फिर से जरा अरेंज करके देख लीजिए, आप लोग थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। देखें, सबसे छोटा -5, -5 को काट दीजिए, फिर आ जाएगा कितना? -3। बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, फिर -2, ये कैंसिल, 4 2 गो था ना, पागल आदमी है का। फिर 0 खत्म, फिर 1, 1 के बाद 4, 2 गो है 4, ध्यान रखिएगा, 4 2 ठो है, 5 7 10। इधर से 3 को छांट दीजिए, इधर से 3 कट गया, इधर से 1 ठो, इधर से 1 ठो, बीच में 2 नंबर आ गया। अब इन दोनों का माध्यिका निकालना है, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5/2 यानी 2.5, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का निम्न आकृति में दर्शाए गए होना चाहिए, दर्शाए गए चतुर्भुज का एरिया ज्ञात करना है। देखें यार, ये कोई जनरल चतुर्भुज है, ओके ना, इसका एरिया निकालना है। तो जनरल चतुर्भुज का एरिया निकालने का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं आता है, आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो आप देखें तो इस चतुर्भुज का 2 कोण 90 है, ये 90 डिग्री का सिंबल है, ये 2 कोण 90 है, ओके ना। अब इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो खुद से आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इन दोनों वर्टेक्स को अगर आप मिला देंगे, गौर से देखिए, इन दोनों वर्टेक्स को मिलाए तो ये विकर्ण हो गया। अब ये विकर्ण जैसे ही आपने खींचा, इस चतुर्भुज के अंदर 2 ट्रायंगल बन गया, कैसा? राइट एंगल, क्योंकि इस त्रिभुज का एक कोण 90, तो ये भी समकोण, इसका भी एक कोण 90, तो ये भी समकोण त्रिभुज। और इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो योग होगा, क्या ओरिजिनल चतुर्भुज का एरिया नहीं हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल, दोनों छोटा ट्रायंगल के एरिया का योग ओरिजिनल चतुर्भुज के एरिया के बराबर। तो ये ट्रायंगल राइट एंगल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस। बेस कितना इसका? 15 इंटू हाइट, इसका हाइट कितना है? हाइट भी 15 हो जाएगा, ओके। प्लस दूसरा राइट एंगल का जरा एरिया देख लीजिए, 90 के सामने, 90 डिग्री के सामने ये तो कर्ण होगा, ये बची भुजा लंब और ये दूसरा आधार हो जाएगा। तो इस राइट एंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। और दोनों राइट एंगल के एरिया का जो योग होगा चतुर्भुज के एरिया के बराबर हो जाएगा, 15 15 225/2 प्लस ये 21 63/2, एलसीएम 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 3 और 5 8, 6 और 2 8, 2 काटिएगा तो 144, ऑप्शन नंबर ए। देखें यार, 4x के पावर 6 माइनस 5x³ माइनस 3, ये एक व्यंजक दिया है, एक्सप्रेशन दिया है, का इसको x³ - 2 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा? तो जिससे डिवाइड करने को बोलेगा उसके बराबर 0 लेकर x का वैल्यू निकालना हम लोगों का पहला प्राथमिकता। का x³ - 2 से अगर इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर क्या होगा? तो जिससे डिवाइड करना है उसके बराबर ऑलवेज 0। तो x³ बराबर क्या हो जाएगा? -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब देखें, यहाँ से x का वैल्यू मत निकाल लीजिएगा लब से, ³ अगर जैसे आएगा वेरिएबल उसी फॉर्म में रहने दीजिए। x³ बराबर कितना हो गया? 2। अब इसी फॉर्मेट में जो है एक्सप्रेशन को अरेंज कीजिए। तो यहाँ देखिए 4x के पावर 6 है, लिख सकते हैं क्या? 4x के पावर 3 गुना x के पावर 3, चूंकि बेस सेम है, बेस क्या है? सेम, बीच में गुना पावर जुड़ जाएगा, माइनस 5x³ - 3। अब x³ का वैल्यू पुट कीजिएगा 2, x³ का वैल्यू जैसे ही पुट कीजिएगा आपको रिमाइंडर आ जाएगा।
एक्स क्यू 2 है, माइनस 5 गुना एक्स क्यू 2 माइनस 3, तो 4 दूना 8 दूना 16, माइनस 5 दूना 10 माइनस 3, तो 16 में से माइनस 10 माइनस 3 13 जाएगा, तो कितना बचेगा 3। ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये सवाल पिछले सेट में भी इस टाइप का सवाल आया था। इसको करने का दो तरीका हमने बताया है यार, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप बना लीजिए। का एक घर से दो वैन 16 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर पर आवर के गति से चलती है। वैन कितने मिनट के अंतराल पे चलती है? जैसे मान लीजिए ये घर है, यहाँ से एक वैन निकल गई, ओके ना, यहाँ पे आ गई क्या मिनट में? 16 मिनट में आ गई। 16 मिनट के अंतराल पे दो वैन निकलती है, एक वैन निकली यहाँ पे आ गई कितने मिनट में? 16 मिनट में। अब का विपरीत दिशा से एक महिला आ रही है, पहला वैन से तो मिली, अब कहा क्या मेन सवाल अभी है, पहला वैन से मिली, अब का महिला को अपना चाल कितना अधिक करना पड़े, महिला अपना चाल कितना बढ़ा दे ताकि ये जो है दूसरा वैन से 10 मिनट के अंदर मिल जाए। कहने का मतलब ये हुआ, सिंपल सा अर्थ ये समझिए कि वैन जिस डिस्टेंस को 16 मिनट में ट्रेवल करेगी, महिला उस डिस्टेंस को 10 मिनट में ट्रेवल करेगी। बस यही चीज आपको समझना था। अब बार बार फिगर नहीं बनाइएगा, अब यहीं से काम। देखें यार, वैन 16 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, महिला उस दूरी को कितने मिनट में? 12 मिनट में, यानी डिस्टेंस सेम है। तो आप बताना वैन का चाल है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलकर 16 मिनट में कितना दूरी तय करेगी? मिनट को आवर में लाइएगा, 60 से भागा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय। ये वैन द्वारा तय किया गया दूरी है। महिला का चाल मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, महिला उस दूरी को 12 मिनट में तय करती है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। ये मिनट में है, आवर में लाइएगा, 60 से भागा, दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर। 60 से 60 कैंसिल, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो भी बराबर क्या हो जाएगा? 20 चौक 80 बट्टा 3, 80 बट्टा 3 कहने का मतलब 26 सही 2 बट्टा 3 किलोमीटर पर आवर। ये महिला का ओरिजिनल चाल हो गया कि महिला 26 सही 2 बट्टा 3 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही। पर सवाल में कहा क्या? यहाँ देखिए, महिला को और कितना अधिक चाल से चलना पड़े। तो मेरे भाई वैन तो 20 के चाल से चलेगी तो उस दूरी को 16 मिनट में तय करेगी, लेकिन महिला 26 सही 2 बट्टा 3 के चाल से चली है तो उस दूरी को 10 मिनट में कवर कर ली, 12 मिनट में कवर कर ली। तो कहा महिला का चाल कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो बस का चाल तो है 20, महिला का 26, तो महिला का चाल कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए? 20 घटाइएगा तो 6 सही 2 बट्टा 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा 12 पारी के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 55 था, तो 12 पारी का औसत 55, तो 12 पारी का टोटल कितना? 12 गुना 55। का यदि बल्लेबाज 14 पारी के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया, 14 पारी के बाद उस बल्लेबाज का औसत बढ़कर कितना हो गया? 60। का बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी के तुलना में 20 रन अधिक बनाए। अच्छा यार, 14वीं पारी में पिछली पारी से, तो 14 पारी से जस्ट पहले कैमा मैच खेला होगा? 13वां मैच। तो ये कंपैरिजन किया है कि 14वीं पारी में जो उसने रन बनाया वो पिछली पारी से 20 रन ज्यादा था। तो मान लेते हैं 13वीं पारी में अगर x रन बनाया होगा तो 14वीं पारी में 20 रन ज्यादा, यानी x + 20 बनाया होगा। तो यार 12 पारी का टोटल रन इतना, 13वीं पारी में x रन बनाया, 14वीं पारी में x + 20 बनाया, तो इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 12 1 13 1 14 पारी का ये टोटल रन हो जाएगा। 14 पारी का टोटल रन इतना, तो 14 पारी का औसत रन कितना होगा? 14 से डिवाइड कर दीजिए, ये 14 पारी का एवरेज है, पर 14 पारी के बाद उसका एवरेज हो कितना जाता है? 60। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 12 × 25 60, 12 × 25 60 अच्छे 66, ये 20 ऐड कीजिएगा तो ये 680 हो जाएगा, प्लस 2x बराबर 0, 6 चौक 24, 6 या 2 8, 2x बराबर 680, इधर आके घटेगा कितना बच जाएगा? 2 0 8 6 14 160, 2 से काटिएगा तो x बराबर 80। सवाल का 13वीं पारी में कितना रन बनाएगा? 80 रन बनाएगा। देखिए कहा 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज
और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8400 और 8652 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखें यार, अगर इक्वल टाइम का CI और SI मालूम है, का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 8652 है, साधारण ब्याज 8400, 2 ही वर्ष का CI दिया है और SI दिया है। तो पहले भी कई बार हमने कराया, अगर इक्वल टाइम का CI और SI दे दे और बोले रेट बताने को, तो रेट बराबर होता है CI माइनस SI बट्टा हाफ ऑफ SI गुना 100। अगर इक्वल टाइम का CI और SI मालूम, तो रेट बराबर CI माइनस SI बट्टा हाफ ऑफ SI गुना 100। तो CI माइनस SI 8652 में से 8400 घटाइएगा, कितना आ जाएगा 252, और बट्टा में हाफ ऑफ SI है कितना 8400 और गुना 100। अब यार काटा पीटी मचा दीजिए, जरा देखें, काटिएगा तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटिएगा तो 42 बार में कट जाएगा, और 42 से अगर काटिएगा तो पूरा पूरा कटता है क्या 252 42 से, 2 से 21 दूना 42, 2 से 1 2 दूना 4, 2 छक 12, 6 बार में कट जाएगा, तो रेट कितना आ जाएगा 6%, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 30 और 60% अधिक है, तो मेरे भाई 2 नंबर जो है तीसरी संख्या से ज्यादा है, तो तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली 30 ज्यादा 130 होगा, दूसरी संख्या 60 ज्यादा 160 होगा। अब सवाल का दोनों संख्या का रेशियो, अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो मेरे भाई 0 से 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा 13:16, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सवाल कहा क्या कि 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को इस 160 रुपया में कितना टॉफी बेचता है 90 टॉफी। याद रखिएगा, सेकंड पेज में बाकी है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। 160 रुपया में क्या चॉकलेट 90 चॉकलेट। देखिए कितना था 160 रुपया में 90 टॉफी था क्या, ₹160 में 90 था। हाँ चले आ जाए, देखें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी क्वांटिटी और रेट दे देना और एक क्वांटिटी का अगर रेट निकालना हो तो रुपए हमेशा हम लोग ऊपर लिखते हैं और वस्तु हमेशा नीचे, रुपया हमेशा ऊपर और वस्तु हमेशा नीचे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी रेट और क्वांटिटी मिक्स करके दे दे और एक क्वांटिटी का, जैसे बोले 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है, या 50 रुपया में 20 वस्तु खरीदता है, 50 रुपया में 10 केले खरीदता है, और एक क्वांटिटी का रेट निकालना हो तो रुपया हमेशा ऊपर और वस्तु हमेशा नीचे। कई बार देखे होइएगा सामान पे लिखा होगा रुपया पर केजी, रुपया पर केजी, यानी रुपया ऊपर और क्वांटिटी हमेशा नीचे रहता है। ओके ना। देखिए का एक आदमी जो है 160 रुपए में 90 वस्तु खरीदा, 160 रुपया है, रुपया में 90 वस्तु, तो एक वस्तु कितना में रुपया ऊपर वस्तु नीचे। बेचने की बात किया कि 160 रुपए में 90 वस्तु बेचता है, 160 रुपए में कितना वस्तु 90 वस्तु, तो एक वस्तु कितना में बेचेगा रुपया ऊपर वस्तु नीचे, तो ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। का 160 रुपए में 90 वस्तु बेचा, 20% हानि हो गया, तो भाई मेरे ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, 20% हानि हुआ है, तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। एक बार फिर से का 160 रुपए में 90 वस्तु बेचा, तो एक वस्तु कितना में बेचेगा रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। का एक वस्तु इतना में बेचा तो 20% हानि हो गया, विक्रय मूल्य में उल्टा गुना कीजिए क्रय मूल्य आ जाएगा। अब का 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 में कितना टॉफी बेचना होगा, तो देखें यार 20% लाभ कमाने के लिए बेचना होगा कितना में 120/100 में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 80 दूना, ओके ना, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब ये आ गया 4 दूना 8/3। आपको बताया अभी कि ऊपर क्या होता है रुपया और नीचे क्या होता है वस्तु, यानी 8 रुपया में
3 वस्तु, 8 रुपया में 3 वस्तु बेचेगा। आपसे बोला 96 रुपया में कै वस्तु, तो 8 का कै गुना है, 12 गुना 12 8 96, 8 का 12 गुना तो 3 का 12 गुना कै वस्तु हो जाएगा, 36 वस्तु, यानी कि 96 रुपया में 36 वस्तु। ऑप्शन नंबर, टॉफी है तो टॉफी यानी वस्तु ही तो हुआ ना यार, 36 वस्तु, ऑप्शन बी। देखिए कहा 20 मेज का क्रय मूल्य x मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे जैसे बोला लिखते चलिए, 20 मेज का क्रय मूल्य x मेज के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। अब CP SP को बाएं साइड लाइए बट्टा में, x बट्टा 20 हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य x है तो विक्रय मूल्य कितना 20 है। अब कहा उसको 25% लाभ होता है। देखें यार 25% लाभ होता है तो 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 25% का फ्रैक्शन 1/4, 25% का फ्रैक्शन 1/ कितना 4। और आपको पता है कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी क्रय मूल्य अगर 4 है, 1 का उसको लाभ हुआ तो बताना विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। का 25% लाभ हुआ, 25% का फ्रैक्शन 1/4, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, यानी क्रय मूल्य बट्टा वाला, क्रय मूल्य 4, 1 का लाभ हुआ तो बेचा कितना में, 5 में, तो विक्रय मूल्य 5 है। यहाँ देखे विक्रय मूल्य नीचे है तो नीचे 5, क्रय मूल्य ऊपर है तो क्रय मूल्य ऊपर 4 हो जाएगा। 5 से काटिएगा 4 बार में तो x बराबर 4 चौक 16, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा A और B एक साथ काम करने पर एक खाली टैंक को 12 घंटे में भर देगा। कहा A और B दोनों अगर साथ में काम करे ना तो टैंक को कितने घंटे में भर देगा, 12 घंटे में भर देगा। आगे कहा A को 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है तो टैंक भरने में कुल 42 घंटे लगते हैं। बड़ा खूबसूरत सवाल है यार। सबसे पहले तो ये बताइए A और B दोनों मिलकर अगर काम करता तो काम 12 घंटे में कर देता। कै घंटा में, 12 घंटा में, यानी कि A भी 12 घंटे तक रहता और B भी 12 घंटे तक। दोनों अगर साथ में मिलकर काम करेगा तो काम को 12 घंटे में कर देगा, यानी A को भी 12 घंटे काम करने थे, B को भी 12 घंटे, और दोनों शुरू से लेकर अंत तक रहता काम 12 घंटे में हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि A 2 घंटे बाद काम करना बंद कर दिया और B जो है ये 42 घंटा। कहा A 2 घंटे बाद काम करना बंद कर दिया तो टैंक भरने में कुल 42 घंटा लग गया। तो आप बताएं A ना 2 घंटा बाद कब बंद हो गया, A 2 घंटा बाद बंद हो गया, B के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी B शुरू से लेकर अंत तक काम किया। कहा पूरा काम 42 घंटा में हुआ है, यानी कि B 42 घंटा तक काम किया होगा। बस यही चीज तो है, काफी आसान सा सवाल है। अब आप देखें यार, A को काम करना था 12 घंटा, काम किया 2 घंटा, तो A का रिमेनिंग वर्क को इक्वल कर लेना है, सिंपल। A को काम करना था 12 घंटा, 2 घंटा बाद A बंद हो गया तो A का शेष काम बचा था कै घंटे का, 10 घंटे का। ओके ना, 2 घंटा तो कर लिया, 10 घंटे का काम शेष बचा था। अब कहा कि B 42 घंटे तक काम किया, B को करना था कै घंटा, 12 घंटा, कितना घंटा एक्स्ट्रा किया, 30 घंटा। तो आप बताना B ने 30 घंटा में जो काम किया ये 30 घंटा एक्स्ट्रा क्यों करना पड़ गया। तो आप बोलेंगे सर A का 10 घंटा का जो काम छोड़ के गया ना, जिसको करने में B को 30 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। A 10 घंटे का काम छोड़ के चला गया जिसको करने में B को 30 घंटा लग गया, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब यार 0 से 0 कैंसिल, B को बाएं साइड लेकर आइए तो A बट्टा B बराबर 3/1, यानी A का एफिशिएंसी है 3 यूनिट, B का एफिशिएंसी है 1 यूनिट। ओके यहाँ तक। अब आप बताना दोनों मिलकर पूरा काम 12 घंटे में करेगा, टोटल वर्क कितना, A और B मिलकर 1 घंटा में 4 काम, तो 12 घंटे में पूरा काम करता है कितना, 48 का। A अकेले पूरा काम करे तो कितने समय में कर देगा, 1 घंटा में 3 काम, तो 48 काम कै घंटा में, 48/3 यानी 16 घंटा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए x बराबर दिया है और कहा इसका इकाई अंक निकालना है। देखें यार समझें, आप एक चीज बताना, यूनिट डिजिट निकालना है तो पावर में 4 से डिवाइड करते जाइएगा। तो यहाँ 4 से डिवाइड कीजिएगा, 24 में 4 से पूरा पूरा कटेगा, शेष बचेगा 0। जब शेष 0 बच जाए तो पावर में 4 ही लिखते हैं। यहाँ 7 पावर में है 38, 4 से डिवाइड करिएगा 38 को तो 4 नमा कितना हो जाएगा 36, शेष बचेगा कितना 2।
प्लस 6 के पावर कुछ भी रहे 6 ही होगा। अब 3 के पावर 4 81 का इकाई अंक 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 का इकाई अंक 9 प्लस 6। अब 1 और प्लस 6 कितना 7 माइनस 9 बराबर -2 मत बोल दीजिएगा। यूनिट डिजिट कभी निगेटिव नहीं होता, यूनिट डिजिट कभी निगेटिव नहीं होता। जैसे अगर मेरे भाई आपको हम बोले कि ये 35 में से 17 घटाइए, तो ऐसा थोड़े ना घटाइएगा, तो बोल दीजिएगा -2 और यहाँ पे 2, ऐसे थोड़े ना घटाइएगा, पगला है का। देखिए कैसे घटाते हैं, तो बचपन से ही आप लोगों ने सीखा है कि सर अगर छोटा नंबर है तो 5 में से 7 को घटा नहीं सकते, 3 में से 1 हासिल ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 15 और 15 में से 7 को अपना घटा लेंगे। क्लियर है ना बा। तो वही चीज 7 में से 9 को घटाइएगा, इकाई अंक -2 और इकाई अंक कभी निगेटिव नहीं होता। तो आप करिए क्या, एक कैरी ले लीजिए, एक कैरी लीजिएगा तो ये बन जाएगा 17 और 17 में से 9 को घटाइएगा कितना 8, यूनिट डिजिट ऑप्शन नंबर डी। देखिए का तेल का मूल्य 20% बढ़ गया, प्राइस 20% बढ़ गया। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी प्राइस पहले 5 था तो 1 बढ़कर हो गया 6 का। इसकी खपत, खपत कहने का मतलब कंजप्शन या क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। खपत कहने का मतलब कितना खाए, 1 किलो 2 किलो 10 गो 5 गो कितना खाए, तो खपत यानी कंजप्शन होता है, उसी को आप क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं क्वांटिटी। ओके, कंजप्शन लिखिए या क्वांटिटी, बात एक ही है। का खपत 8 सही 1/3% कम हो गया। 8 सही 1/3 का फ्रैक्शन 8 या 24 1 25, परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100, 25 चौक 100 यानी कि 1/12 का क्वांटिटी जो है, खपत जो है कंजप्शन 1/12 कम हो गया, यानी कि पहले 12 था 1 कम होके अब हो गया कितना 11। सवाल कहा कि व्यय खर्च में क्या परिवर्तन होगा ये बताना। सुनिए आराम से, देखें यार, आप इसको काट सकते हैं, जब भी रेशियो ऐसा होना तो क्रॉस काट सकते हैं, अगर ना भी काटिएगा कोई दिक्कत नहीं है, काट देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। 6 कम 6 12, 6 दूना 12, काट दीजिएगा काम आसान होगा, पर ना काटे तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले 12 रेट कितना था 5 रुपया पर केजी, खा रहे थे 12 केजी, 1 केजी 5 में, तो 12 केजी लेने में टोटल खर्चा 12 पचे 60 रुपया। आज प्राइस है 6 रुपया पर केजी, पर आज क्वांटिटी कितना खा रहे हैं, कितना सामान खरीद रहे हैं 11 केजी, 1 केजी 6 में तो 11 केजी 11 छक 66 में। का व्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगा। पहले टोटल खर्चा हो रहा था 60 रुपया, अब टोटल खर्चा हो रहा 66 रुपया, तो खर्चा क्या हो गया बढ़ गया, तो खर्च में वृद्धि होगा 6 का कितना पर 60 पर परसेंट, तो 100 से गुना, 0 से 0, 6 से 6 कैंसिल, 10 इंक्रीज हो गया कितना 10%, खर्च 10% इंक्रीज हो गया। देखिए ये खूबसूरत सवाल है। देखें सवाल का है, यदि दो सीधी रेखाएं जिसका इक्वेशन दिया है आपको, 2 लाइन का इक्वेशन दिया है, का बिंदु ए पर एक दूसरे को काटती है और क्रमशः बी एवं सी बिंदु पर धनात्मक एक्स अक्ष पर काटती है, तो त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या होगा। देखें यार गौर से समझिएगा, अच्छा सवाल है। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। कहा 2 लाइन जो है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट ए पर काटती है, दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट ए पर काटती है, दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट ए पर काटती है तथा धनात्मक एक्स अक्ष को क्रमशः बी एवं सी पर काटती है। ओके ना, बस हो गया काम। सवाल का इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा। देखें यार, इस लाइन का इक्वेशन दिया है आपको x - 5y बराबर 2 और इस लाइन का इक्वेशन दिया है अपने को x + 2y बराबर 9। ओके ना, अब देखें आप बताना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है और आपको पता है कि सर एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, एक्स एक्सिस पे y 0, अगर y 0 लीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 0। ओके, अच्छा ये पॉइंट सी भी एक्स एक्सिस पे है, तो इस एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो y अगर 0 लेंगे तो x क्या हो जाएगा 0 से 0, 0 गुना 2 0, तो x बराबर 9, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 9, 0। ओके,
अब आप देखें इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट निकालना इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर दो लाइन का इक्वेशन मालूम है और दोनों लाइन के कटान बिंदु का अगर इंटरसेक्शन, दोनों लाइन के कटान बिंदु यानी इंटरसेक्शन पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो सिंपल बचपन में जैसे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे ना, वैसे ही एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। ई कहा दोनों लाइन एक दूसरे को ए पॉइंट पे कट करती है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो x माइनस 5y बराबर 2 है और x प्लस 2y बराबर कितना है, 9 है। सॉल्व कीजिएगा, घटा दीजिए, x कैंसिल, माइनस का 7, y बराबर माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7, तो y बराबर कितना है, 1। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1। ऐसे x का तो कोई जरूरते नहीं है, फिर भी x अगर निकालिएगा तो आप देखें y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 5 एकम 5 उधर जाके जुट जाएगा, तो x बराबर कितना, 7। ओके, बस काम खत्म। अब आप बताना ये y कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है। y कोऑर्डिनेट ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इस ट्रायंगल का हाइट है। ये वाला डिस्टेंस ट्रायंगल का क्या है, हाइट है। और ये क्या है, y अक्ष पे ये y कोऑर्डिनेट कितना है, 1, तो ये हाइट हो जाएगा कितना, 1। अब यार इस ट्रायंगल का आप बताना, यहाँ से यहाँ तक 9 है और ये वाला डिस्टेंस 2 है, तो 9 में से 2 जाएगा, ये बेस कितना आ जाएगा, 7। अब आप बताना ट्रायंगल का बेस मालूम, हाइट मालूम, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 7/2 यानी 3.5। ऑप्शन नंबर कोई है क्या, 3.5, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आप लोग कर लीजिएगा, अच्छा सवाल था ये। देखें आ जाए का 18 प्रशिक्षु एक दिन में 8 विशेषज्ञ के बराबर काम करता है। 18 प्रशिक्षु जो है ये 8 विशेषज्ञ के बराबर काम करता है। 2 से काटिएगा 4 बार में, 2 से काटिए 9 बार में, तो P/V बराबर कितना, 4/9, यानी प्रशिक्षु का एफिशिएंसी 4 है, विशेषज्ञ का 9। आगे का तालाब को बनाने में 12 विशेषज्ञ और 9 प्रशिक्षुओं को 8 दिन का समय लगता है। 12 विशेषज्ञ और 9 प्रशिक्षु ये दोनों मिलकर तालाब को कितने दिन में बना देते हैं, 8 दिन में। ओके, तो यानी बराबर का उसी तालाब को 9 दिन में बनाने के लिए 5 प्रशिक्षु के साथ कितने विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। का उस तालाब को 9 दिन में बनाने के लिए 5 प्रशिक्षु के साथ कितने विशेषज्ञ का जरूरत है, यही मेन सवाल है। तो हमने मान लिया x विशेषज्ञ। पता है कई बार लोग गलती क्या करता है, x मान के छोड़ देता है कि हाँ x विशेषज्ञ लगा लिए तो टोटल वर्कर इतना हो गया। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, अगर टाइम एंड वर्क एक ही सवाल में यूनिट अलग अलग है ना, तो जो भी लिखिएगा उसके साथ उसका यूनिट लिखना जरूरी है। का 5 प्रशिक्षु के साथ कितने विशेषज्ञ, हमने मान लिया x विशेषज्ञ लगाए और ये सब लोग मिलकर जो है काम को कितने दिन में कर देगा, 9 दिन में, तो 9। अब यार प्रशिक्षु के जगह उसका एफिशिएंसी 9, विशेषज्ञ के जगह विशेषज्ञ का प्रशिक्षु का एफिशिएंसी 4 है, तो 4, विशेषज्ञ का 9, प्रशिक्षु 4, विशेषज्ञ 9। ये होगा 12 नमा 108, 9 चौक 36, 108 और 36, 108 और 36, 8 6 14, 3 1 4, 144 गुना 8 बराबर 5 चौक 20 प्लस 9x इंटू 9। 9 से काटिए लब से, तो 9 से 1, 9 छक 54, 8 छक 48, 8 4 12, 128 बराबर 20 प्लस 9x। 20 इधर आके घटेगा तो 9x बराबर कितना, 108, तो x बराबर 9 दूना 18, यानी x बराबर 12, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का अनिल ने कुल 10,000 के मूल्य में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदा, यानी दोनों वस्तु को मिलाकर टोटल कॉस्ट प्राइस है 10,000। का वस्तु ए को 15% लाभ पर बेचा और बी को 10% हानि पर बेच दिया। ए को 15% लाभ पर बेचा। देखें यार, ए को 15% लाभ पर बेचा, 15% का फ्रैक्शन 3/20। लाभ या हानि हमेशा क्रयमूल्य पर होता है, यानी कि ए का क्रयमूल्य अगर 20 है, 3 का लाभ हुआ है, तो बेच दिया कितना में, 23 में।
आगे कहा बी पर उसको 10% हानि होता है। 10% का फ्रैक्शन कितना, 1/10। लाभ यानी हमेशा क्रय मूल्य पर, यानी कि बी का क्रय मूल्य 10 है, 1 का हानि हुआ है तो बेचा है कितना में, 9 में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल में कहा इस पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुआ। अच्छा यार, इस लाइन का बस अर्थ क्या है ये आप लोग समझ जाइए। कहा कि उसे इस सौदे में न तो लाभ न तो हानि हुआ। ना लाभ ना हानि कहने का मतलब जितना का प्रॉफिट हुआ ना उतने ही का उसको लॉस हुआ। जितना लाभ कमाए उतना ही हानि कमाइएगा, तब ना नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस कहने का मतलब जितना का लाभ हुआ उतने का आपको हानि हो गया, बैलेंस हो के नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो यहाँ देखे प्रॉफिट कितने का हुआ है, 3 का, तो लॉस भी कितने का होना चाहिए, 3 का। तो इसको बैलेंस कीजिएगा तो 3 से यहाँ गुना कीजिएगा, तो 3 से यहाँ भी गुना और 3 से यहाँ भी गुना। प्रॉफिट 3 का, लॉस भी कितने का, 3 का, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। क्लियर है बात। अब आगे देखें सवाल का, ए का क्रय मूल्य कितना है, 20, बी का क्रय मूल्य कितना है, 23। तो टोटल क्रय मूल्य हो गया कितना, टोटल सॉरी बगलना है, बी का क्रय मूल्य कितना है, 10 तिया 30, बी का क्रय मूल्य 30, तो 30 और 20 टोटल क्रय मूल्य हो गया 50, पर टोटल क्रय मूल्य दिया है कितना, 10,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 200। 1 यूनिट 200, तो का ए का विक्रय मूल्य, ए का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस निकालना। ए का विक्रय मूल्य है कितना यूनिट, 23 यूनिट। 1 बराबर 200, तो 23 दूना 4600, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ा अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए। ओके ना, तो चलिए यार, थैंक यू।